आज के वीडियो में हम हिंदी के स्वरों के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है स्वर। तो स्वरों का लेखन और पठन कैसे करना है, मतलब स्वरों को लिखना कैसे है और बोलना कैसे है, उसके बारे में हम सबसे पहले जो है वो देखने वाले हैं। उसके बाद स्वरों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर भी होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, उन्हें ह्रस्व क्यों बोला जाता है और कैसे बोला जाता है, साथ ही साथ दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, उन्हें कैसे बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, इसके बारे में जो है डिटेल जानकारी मैंने आगे वीडियो में आपको दी है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बीच बीच में लाइक भी करते चलना है, कमेंट करते चलना है कि आपको जानकारी समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से जो है वो हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, उसके बाद तीसरा अगला जो मुद्दा रहेगा उसमें है मात्रा। तो स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, मात्रा चिन्ह किसे कहते हैं और उनका उच्चारण कैसे करना होता है, प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि आप देख ही सकते हैं स्वर, तो स्वर कौन से होते हैं, तो आज हम जिन स्वरों के बारे में जानने वाले हैं वो है हिंदी भाषा के स्वर। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं तथा उनकी मात्राएं कौन कौन सी होती है, उनके बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सारे स्वर लिख के रीड करके बताऊंगी। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री से ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। तो जब भी हम मतलब हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इन स्वरों का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हम इन स्वरों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हर स्वर की कौन कौन सी मात्राएं होती है, कौन कौन सी मात्रा होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे इसको। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। तो इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक छोटी ई होती है और एक बड़ी ई होती है, इसको ही ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ ऐसे बोला जाता है। तो इस ह्रस्व और दीर्घ में बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ का मतलब क्या होता है, तो इनके उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार इसको ह्रस्व या दीर्घ बोला जाता है। तो छोटी ई जो होती है इसमें जो समय की मात्रा होती है वो बहुत कम लगती है, जैसे कि ई, और बड़ी ई में ई, तो छोटी ई से बड़ी ई बोलने में दोगुना समय लगता है, इसीलिए उसको दीर्घ ई बोला जाता है। उसी तरह से छोटी ऊ और बड़ी ऊ का भी फर्क है कि छोटी ऊ को हम ऊ बोलते हैं ऊ, तो बड़ी ऊ को ऊ। तो इस तरह से उनके बोलने में लगने के समय के हिसाब से उनको ह्रस्व या दीर्घ बोला जाता है। तो जब भी बोलते समय, किसी भी शब्द को बोलते समय मात्रा को बोलने में कितना समय लगा, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि वो ह्रस्व है या दीर्घ है। तो आई होप कि आप इसके बाद ह्रस्व और दीर्घ में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बच्चों को मात्राएं स्वर सिखा देते, स्वरों की जानकारी उनको हो जाती है कि अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। ये डेली उनको रीडिंग करके प्रैक्टिस करवाने के बाद, और इसके साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी आपको बताऊंगी वर्कशीट टाइप की, कि जिनका यूज करके हम बच्चों का जो स्वरों का या अक्षरों को जो पढ़ने का या आइडेंटिफाई करने का है ना, उनको पहचानने का भी प्रैक्टिस उनका अच्छे से हो जाएगा। तो शुरुआत में ही हमें बच्चों को जो है वो स्वरों को चित्रों का आधार लेके उनको समझाना शुरू करना है। जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, बड़ी से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। तो इस तरह से जब हम बच्चों को चित्र का और अक्षर का एक कोऑर्डिनेशन बताते हैं तो बाद में इसी के आधार पर हमें, जैसे कि अक्षरों को चित्रों से मिलाइए या सही चित्र को सर्कल कीजिए, इस तरह की एक्टिविटीज का यूज करके हम जो है उनका स्वरों का जो पहचानना है या आइडेंटिफाई करना है, पढ़ना है, वो उनका हम और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार हमने जो चित्रों को बनाया है उसको हम रिवाइज करेंगे। अ से अनार, आ से आम,
ई से इमली, बड़ी से ईख, छोटी ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा माने खाली। इस तरह से सारे स्वरों को उनके चित्रों के साथ हमें बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है। अब आते हैं मात्रा की तरफ कि स्वरों की मात्रा क्या होती है। तो जिन चिन्हों से स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उन चिन्हों को या उस स्वर की क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। तो कौन कौन सी होती है वो मात्राएं अब हम उदाहरण के साथ यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जो है यहाँ पे सारे स्वर यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखते हैं कि हर स्वर का मात्रा चिन्ह कौन कौन सा है। ठीक है, तो अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। वो कैसे जुड़ा होता है मैं आगे व्यंजन के बारे में जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको वो एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो आ की मात्रा होती है तो उसका मात्रा चिन्ह क्या होता है। तो जैसे अ के आगे एक खड़ी डंडी लगी होती है तो यही डंडी क्या होती है, उस आ की क्या होती है, मात्रा होती है। जब ये स्वर अकेला मतलब स्वर जब पढ़ेंगे तो इसको आ पढ़ेंगे, लेकिन ये चिन्ह जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका उच्चारण या ध्वनि क्या होगी, आ ऐसे होगी। इसको क्या पढ़ेंगे, आ। उसके बाद छोटी ई की मात्रा। अब छोटी ई की मात्रा कैसी होती है, ये व्यंजन के सामने से इस तरह से जो है वो लगती है और इसको छोटी ई की मात्रा कहा जाता है। इसको भी पढ़ते समय हम ई ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ के उच्चारण का फर्क हम अगर शुरू से ही बच्चों को बता देना तो वो ज्यादा आगे जाके कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो ठीक है, तो ये है ह्रस्व ई जिसका उच्चारण ई ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बड़ी ई की या दीर्घ ई की। इसकी जो मात्रा होती है वो कुछ इस तरह से होती है और वो व्यंजनों के आगे लगती है, मतलब आगे की तरफ लगती है, राइट साइड में। ठीक है, और इसका उच्चारण होता है ई। ठीक है, ई ई। उसके बाद छोटी ऊ। तो छोटी ऊ की मात्रा जो है समझो यहाँ इस लाइन पे हम व्यंजन लिखते हैं और नीचे की तरफ क्या होती है, छोटी ऊ की मात्रा लगती है और इसका उच्चारण भी ऊ ऐसे होता है। इसको हम छोटी ऊ को पढ़ते समय ऊ ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऊ। ठीक, उसके बाद बड़ी ऊ की भी जो मात्रा होती है वो भी व्यंजन के नीचे की तरफ लगती है और उसका जो मात्रा चिन्ह है वह यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का होता है और इसका उच्चारण ऊ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ई ऊ ऊ इस तरह से इनका हमें उच्चारण करना है। ठीक है, उसके बाद आगे के जो स्वर हैं उनकी मात्राएं देखती है। तो री से ऋषि की जो मात्रा होती है, री से ऋषि की मात्रा व्यंजन के निचले हिस्से में लगती है और इस तरह से उल्ट मतलब सी की तरह जो होती है मात्रा होती है। अंग्रेजी का जो सी होता है उसकी जो मात्रा ये री से ऋषि की मात्रा होती है और नीचे की तरफ लगती है और इसका उच्चारण री ऐसे होता है, री से ऋषि। उसके बाद ए से एडी की जो मात्रा होती है उसकी मात्रा का चिन्ह जो है वो इस तरह से है, इस तरह से है और इसको ए ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे कि किसी व्यंजन में जुड़ गया, क में जुड़ गया, ऊपर क ए के, ख ए खे, इस तरह से इसका मात्रा चिन्ह व्यंजनों के ऊपरी हिस्सों में लगता है। उसके बाद जो ऐ की मात्रा होती है उसका मात्रा चिन्ह जो है वो है इस तरह से, दो लाइनें जो होती है वो ऊपर के तरफ होती है और इसका उच्चारण होता है ऐ। इसको ये जब अकेले अगर किसी शब्द में इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है तो भी इसको ऐ बोलेंगे और इस तरह की जब मात्रा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प में इस तरह से ऐ की मात्रा लगेगी तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, प ऐ पई इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ओ से ओखली की जो मात्रा होती है, ओ औ अंग आहा, इनकी तो मात्राएं जो है तो ये उनके साथ ही जुड़ी होती है। पहचानना आसान होता है लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ए आई ओ औ की मात्रा में। ठीक है ना, तो इन पे थोड़ा सा शुरू से ही ध्यान देके ज्यादा प्रैक्टिस करवा के करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है ओ से ओखली की मात्रा जो कि खड़ी डंडी और ऊपर की तरफ ये क्या होती है, लगती है। जैसे कि म में अगर ओ की मात्रा लगे, म ओ मो इस तरह से। उसके बाद औ से औरत की जो मात्रा होती है उसमें भी जो आगे का हिस्सा है अ के आगे लगा वो वही उसका क्या होता है, मात्रा चिन्ह होता है और ये होती है औ की मात्रा और इसको हम औ ऐसे ही पढ़ते हैं। समझो क, उसमें ये औ की मात्रा हम जोड़ दे तो क औ कऊ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो अंग से अंगूर की मात्रा है वो पता है हमें कि इसको बिंदी बोला जाता है और ये स्वर के व्यंजनों के ऊपर लगती है। जैसे कि ब, उसमें अंग की मात्रा बंग, या इसको अंग भी बोलते हैं अम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बंदर शब्द अगर हमें लिखना है तो ब अंग बन होगा, है ना, ब अन बन बंदर। और अगर अंबर हमें लिखना है तो यहाँ पे अम, तो इसका उच्चारण क्या होगा, अंबर ऐसे, या नंबर, कोई नंबर ऐसा शब्द है तो न अम, तो यहाँ पे इस बिंदी का उच्चारण अम ऐसे होगा और यहाँ पे अंग ऐसे होगा। तो दोनों तरफ से शब्द कौन सा है इसके अनुसार इसके उच्चारण में थोड़ा सा हल्का सा बदल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये अंग की मात्रा हमने देखी, इस बिंदी को अंग ऐसे पढ़ते, फिर अगर ये क में लग जाए तो कंग, द में लग जाए तो दंग, भ में लग जाए तो भंग, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। और आह की जो मात्रा होती है वो ऐसे जो दो डॉट है के आगे जो ये दो बिंदियां होती है, दो डॉट होती है, इनको विसर्ग कहा जाता है, ये उसकी मात्रा होती है। इसको खाली बोलते, लेकिन जैसे कि प्रायः या प्रातः इस तरह के जो शब्द होते हैं
हैं संस्कृत से आए हुए शब्दों में, या संस्कृत में इस विसर्ग का है वो ज्यादातर प्रयोग होता है, हिंदी में भी होता ही है लेकिन संस्कृत में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये है इस स्वर की जो है अह, इस स्वर की मात्रा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो है स्वर, उनका उच्चारण और उनकी मात्राओं का जो है वो अध्ययन किया। अगर इसके बारे में अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक करते चलिए। लाइक, कमेंट और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी भी मत कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दीजिए ताकि नए नए आने वाले जो वीडियोज हैं वो जब भी मैं डालूं तो उसका मैसेज तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।